students, welcome all of you in your geography class, and I hope all of you are doing your work regularly and enjoying your classes. So as you know, we started a new chapter, that is geomorphic processes, in our previous video. So let's continue this chapter. So we read about the geomorphic processes, वो प्रोसेसेस जिससे अर्थ का सरफेस है, अर्थ का स्ट्रक्चर है, अर्थ पे जो लैंडफॉर्म है उनकी फॉर्मेशन होती है, जो पुराने लैंडफॉर्म है उनमें चेंज आता है. सो ये सारी प्रोसेसेस हैं, इन्हें हम जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस कहते हैं. सो ये जो प्रोसेस है ये टू टाइप्स की है. फर्स्ट वन इज एंडोजेनेटिक प्रोसेस. एंडोजेनेटिक प्रोसेस मीन्स जिन प्रोसेस में जो एनर्जी है वो अर्थ के इंटीरियर से आ रही है. कोई फोर्स है, मीन्स कोई फोर्स है वो अर्थ के इंटीरियर से लग रहा है और उसकी वजह से अर्थ के सरफेस में रिलीफ फीचर्स में चेंज आ रहा है. जैसे कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, उनसे कन्वेंशन रेज बनती है, कन्वेंशन रेज के बनने से वोल्केनो इरप्शन होता है, तो अर्थ के इंटीरियर से एनर्जी रिलीज हुई है. देन मोल्टन मैग्मा है, वो रिलीज होता है, वो अर्थ के इंटीरियर से रिलीज हुआ है. तो ये वो फोर्सेज है जो अर्थ के इंटीरियर से लग रहे हैं. एंड इसमें जो लैंड है वो क्रिएट्स होती है, न्यू लैंडफॉर्म क्रिएट हो रहा है, इसलिए इन फोर्सेस को हम क्रिएटिव फोर्सेस कहते हैं. मींस एंडोजेनेटिक प्रोसेस में जो फोर्स लगते हैं उन फोर्सेस को हम क्रिएटिव फोर्स कहते हैं, क्योंकि उससे किसी लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन होता है. नेक्स्ट इज एक्सोजेनिक प्रोसेसेस. सो एक्सोजेनिक प्रोसेस में एनर्जी जो इसमें काम करती है वो एटमॉस्फेयर से मिलती है. एनर्जी कहाँ से आती है? यहाँ पर ड्राइव्स एनर्जी फ्रॉम एटमॉस्फेयर. एंड जैसे कि से वाटर है, एयर है, ग्लेशियर है, ये इरोजनल एक्टिविटी कर रहे हैं. जो लैंडफॉर्म बनाए हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस ने, उन लैंडफॉर्म्स को ये डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. सो दे आर कॉल्ड द डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस. तो ये अर्थ के सरफेस से, एटमॉस्फेयर से एनर्जी रिलीज होती है और ये अर्थ के इंटीरियर से जब एनर्जी रिलीज होती है. सो ये डिफरेंस है एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक प्रोसेसेस में. yesterday we already read the endogenic movement, so let's see again this. Endogenic movement is further divided into two parts. First one is sudden movement. जब सडन मूवमेंट होती है, जैसे कि अर्थक्वेक आते हैं या वोल्केनो आते हैं, तो सडन चेंज हो जाता है, सडन मूवमेंट हुई है, दैट इज कंसिडर इन दिस पार्ट. एंड स्लो मूवमेंट, द स्लो मूवमेंट इज नोन एज डायोस्ट्रॉफिक मूवमेंट. डायोस्ट्रॉफिक मूवमेंट मीन्स मिलियंस ऑफ ईयर्स या बिलियन ऑफ ईयर जिस प्रोसेस को होने में लगते हैं, जिस प्रोसेस की वजह से कोई सरफेस बन रहा है, कोई लैंडफॉर्म बन रहा है और उस प्रोसेस को चलते हुए बहुत सारा टाइम हो गया है, उसे हम कहते हैं डायोस्ट्रॉफिक मूवमेंट. अब डायोस्ट्रॉफिक मूवमेंट भी तीन टाइप की होती है. फर्स्ट वन इज टेक्टोनिक मूवमेंट. टेक्टोनिक मूवमेंट में माउंटेन, प्लेट्यू और प्लेन बनते हैं, तो इसमें भी एक बहुत सारा जियोलॉजिकल पीरियड लगता है, टाइम पीरियड लगता है इनको बनने में भी. सेकेंड वन इज आइसोस्टैटिक. आइसोस्टैटिक मूवमेंट मीन्स कि अर्थ सरफेस है वो कैसे बैलेंस होती है. इरोजन हुआ है, फिर डिपोजिशन वर्क हुआ है, तो डिपोजिशन कहीं पर जहाँ पर माउंटेन था और कहीं पर वैली थी, आज वैली की जगह पर वो प्लेन एरिया बन चुका है, तो एक बैलेंस बनता है अर्थ सरफेस पर, उसे कहा जाता है आइसोस्टैटिक. एंड जब बैलेंस बनता है ओशियन क्रस्ट पर, और जब ओशियन क्रस्ट पर बैलेंस बनता है, दैट इज कॉल्ड ओस्टैटिक मूवमेंट. तो आइसोस्टैटिक एंड ओस्टैटिक मूवमेंट इज नॉट इन दिस चैप्टर. वी आर डिस्कस द टेक्टोनिक मूवमेंट. टेक्टोनिक मूवमेंट्स यानी कि जो प्लेट्स हैं उनका मूवमेंट है वो टू टाइप से होता है. एक होता है वर्टिकली मूवमेंट, वर्टिकल फॉर्म में, एंड अनदर वन इज इन हॉरिजॉन्टल मूवमेंट. वर्टिकल मूवमेंट में प्लेट्स हैं वो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड जाती हैं. अब जब अपवर्ड जाती है, मूवमेंट ऊपर की तरफ जाती है, तो उसे बोला जाता है अपलिफ्टमेंट. और ये कॉन्टिनेंट से रिलेटेड है, मतलब कॉन्टिनेंट में जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स होती है उनका मूवमेंट होता है, तो अपलिफ्टमेंट होगा वहां पर कॉन्टिनेंट में. और जब कोई टेक्टोनिक प्लेट्स है, कॉन्टिनेंटल टेक्टोनिक प्लेट्स है, वो नीचे की तरफ जाएगी तो वहां पर सबसिडेंस होगा. ओके, क्लियर है. सो इसे बोला जाता है एप्रियोजेनिक. और इसको एप्रियोजेनिक इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो मूवमेंट होती है ये कॉन्टिनेंट से रिलेटेड होती है. मतलब कोई भी लैंडफॉर्म बनेगा अपलिफ्टमेंट होने से या सबसिस्टेंस होने से, वो कॉन्टिनेंट से पर होगी वो जो मूवमेंट है. एंड अनदर वन इज हॉरिजॉन्टल मूवमेंट. इसमें प्लेट्स है वो एक दूसरे के पैरेलल चलती है, या तो वो एक दूसरे के क्लोज आती है या एक दूसरे से वो दूर जाती है. इन्हें कहा जाता है ऑरिजेनिक मूवमेंट. ऑरिजेनिक मूवमेंट इज रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन.
माउंटेन के फॉर्मेशन से रिलेटेड एक्टिविटी होती है वो माउंटेन बेस्ड होती है। सो यहाँ पर जब दो प्लेट्स एक दूसरे की क्लोज आती हैं तो कंप्रेसिव फोर्स लगता है, यहाँ पर कंप्रेसिव फोर्स लगता है और यहाँ पर फोल्डिंग होती है। फोल्डिंग होने से फोल्ड माउंटेन बनते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज जब दोनों प्लेट्स एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जाएं वहां पर टेंसाइल फोर्स लगता है और टेंसाइल फोर्स की वजह से वहां पर फॉल्ट आते हैं एंड यहाँ पर बनते हैं ब्लॉक माउंटेन्स। सो दीज आर द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट एंड वर्टिकल मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। सो नाउ वी रीड हाउ वर्टिकल फोर्स वर्क। कैसे वर्टिकल फोर्स है वो वर्क करता है। सपोज दिस इज कॉन्टिनेंट एंड दिस इज ओशन। अब कॉन्टिनेंट में अर्थ सरफेस के नीचे से अपलिफ्टमेंट हो रहा है, ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, तो ये जो कॉन्टिनेंट का ये वाला पार्ट है ये ऊपर की तरफ उठ जाएगा लाइक दैट, तो ये बन जाएगा कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू। और यही जो यहाँ पर कॉन्टिनेंटल सेल्फ है, यहाँ पर कॉन्टिनेंटल सेल्फ है मतलब पानी में ये डूबा हुआ है ये हिस्सा, और जब यहाँ पर ये फोर्स लग रहा है इमरजेंस होगा यहाँ पर, यानी कि ये हिस्सा ऊपर की तरफ उठ जाएगा। तो पहले ये पानी में डूबा हुआ था लेकिन अब ये ऊपर की तरफ उठ गया, तो ये क्या बन गया, कोस्टल प्लेन। क्या बन गया है, कोस्टल प्लेन। तो अपलिफ्टमेंट हुआ, यहाँ पर कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू बन गया एंड ये कॉन्टिनेंटल सेल्फ था यहाँ पर जो कि अब क्या बन गया, कोस्टल प्लेन। तो ये क्या हुई है, वर्टिकल फोर्स यहाँ पर वर्क कर रहे हैं और यहाँ पर क्या हुआ है, अपलिफ्टमेंट हुआ है। अभी हमने वर्टिकल फोर्स कैसे वर्क करता है जब प्लेट की मूवमेंट अपवर्ड होती है यानी अपलिफ्टमेंट होता है। अभी हमने अपलिफ्टमेंट पढ़ा था कि कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू बन जाते हैं, कोस्टल प्लेन बन जाते हैं। अपलिफ्टमेंट होती है जब प्लेट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होती है, और जब प्लेट की डायरेक्शन इनवर्ड होती है नीचे की तरह, तो नीचे की तरफ तो बनते हैं सबसिस्टेंस। अब ये सबसिस्टेंस कैसे बनते हैं, प्लेट की मूवमेंट नीचे की तरफ हो रही है तो जो कॉन्टिनेंटल प्लेन था वो बन जाएगा कॉन्टिनेंटल बेसिन। बेसिन बन जाएगा क्योंकि जो प्लेट है उसकी मूवमेंट हो रही है तो यहाँ पर गैप बन रहा है, अब ये बन गया कॉन्टिनेंटल बेसिन। और यहाँ पर जो कॉन्टिनेंटल यहाँ पर जो कोस्टल प्लेन था अब ये भी नीचे आएगा तो ये एरिया अब पानी के अंदर सबडक्ट हो जाएगा, सबमर्जेंस हो जाएगा, यहाँ पर पानी के अंदर आ जाएगा। पहले ऊपर उठा हुआ था तो कोस्टल प्लेन था और अब जो टेक्टोनिक मूवमेंट हो रही है उसकी वजह से नीचे आ गया तो यहाँ पर बन जाएगा कॉन्टिनेंटल सेल्फ। तो यहाँ पर क्या हुआ है, सबसिस्टेंस हुआ है एंड यहाँ पर और जो अपवर्ड जो डायरेक्शन थी उसमें अपलिफ्टमेंट हुआ था। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ वर्टिकल फोर्स। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस में जब प्लेट्स का मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो बीच में बनेगा फॉल्ट और इसकी वजह से बनेंगे ब्लॉक माउंटेन। और यहाँ पर जो फोर्स वर्क कर रहा है जिसकी वजह से फॉल्ट्स बने हैं वो है टेंशनल फोर्सेस या टेंसाइल फोर्स। टेंसाइल फोर्स और टेंशनल फोर्स है, उसकी वजह से दो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, बीच में बन रहा है फॉल्ट और यहाँ पर जब प्रेशर से बन जाएंगे ब्लॉक माउंटेन। सो व्हेन जब प्लेट्स है वो कन्वर्जेंट लैंड बाउंड्री बनाएंगे यानी कि वो सेम डायरेक्शन में आ रही हैं एक साथ में, तो वहां पर होगी फोल्डिंग की प्रोसेस। वहां पर जो फोर्स होगा वो होगा कंप्रेसिव फोर्स वर्क करेगा एंड फोल्डिंग की प्रोसेस का मीन्स है कि इस तरह से वैपिंग होगी, इसे वैपिंग कहा जाता है। अप्स एंड डाउन्स होते हैं, जो अप्स होते हैं इन्हें कहा जाता है एंटीक्लाइन एंड जो डाउन्स होते हैं इन्हें कहा जाता है साइनक्लाइन। तो साइनक्लाइन एंड एंटीक्लाइन वैपिंग में आते हैं और वैपिंग की वजह से फोल्ड्स बनते हैं और जिसकी वजह से फोल्डिंग माउंटेन बनते हैं। ये फोल्ड्स इसलिए बन रहे हैं क्योंकि यहाँ से और यहाँ से कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, इसकी वजह से जो क्रिस्टल रॉक्स हैं वो स्क्वीज करने सिकुड़ने लग जाते हैं। सो यहाँ पर एंटीक्लाइन और साइनक्लाइंस बनते हैं जिन्हें वैपिंग कहा जाता है एंड ये फोल्डिंग की प्रोसेस है, इसकी वजह से बनते हैं फोल्डिंग माउंटेन। कब, जब कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री होती है, जब टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनमें कन्वर्जेंट बाउंड्री वो बनाती है, एक दूसरे के पास में आते हैं, तब फोल्डिंग माउंटेन बनते हैं। और ये कौन सा फोर्स है, हॉरिजॉन्टल फोर्स। एक्सोजेनिक एक्टिविटी में वो एक्टिविटीज जो एटमॉस्फेयर से फोर्स लगा करके और जो लैंडफॉर्म पहले से बने हुए हैं उनमें चेंजेस ला रही है, उन्हें कहा जाता है एक्सोजेनिक एक्टिविटी। तो इसमें वेदरिंग यानी कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स, रॉक्स का टूटना अपनी ही जगह पर, जबकि दूसरा आता है इरोजन। सो इरोजन में क्या होता है कि कुछ एजेंट होते हैं वो पत्थरों को तोड़ के उनकी मूवमेंट कर देते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं और इरोजन के बाद में उनका डिपोजिशन कर देते हैं कहीं पर। सो पहले हम देखेंगे वेदरिंग। तो वेदरिंग 3 टाइप से होती है, फिजिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेदरिंग। सो फिजिकल वेदरिंग में टेम्परेचर की वजह से, हीट की वजह से जो रॉक्स हैं वो टूटना स्टार्ट हो जाते हैं अपने ही सरफेस पे। कैसे, जैसे कि टेम्परेचर है उसमें चेंज हुआ है या टेम्परेचर बढ़ा है, हीट बढ़ी है सनलाइट की वजह से, जो
रॉक्स हैं वो स्क्वीज करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, स्क्वीज करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, तो बार बार स्क्वीज और एक्सपैंड करने से वो लूज हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे और वो टूटना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट इज एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन क्या होता है कि जब रॉक्स के ऊपर की लेयर बिल्कुल रिमूव हो जाए, और वो रिमूव हुई है क्योंकि उनमें बार बार एक्सपेंशन हो रहा है, स्क्वीजिंग हो रही है, एक्सपेंशन हो रहा है, स्क्वीजिंग हो रही है, तो पूरी एक जो लेयर है ऊपर की वो पूरी अलग हो जाती है एंड आपको राउंडेड बिग ब्लडर्स देखने को मिलेंगे, यानी कि आपको जो पत्थर के टुकड़े हैं वो राउंडेड शेप में ऊपर से, क्योंकि ऊपर की जो लेयर है वो हट चुकी है, किसकी वजह से, फिजिकल वैदरिंग की वजह से। जैसे कि आप एक अनियन का ऊपर का एक कवर, उसका जो छिलका होता है उसको हटाएंगे, तो उस तरह से एक्सफोलिएशन में भी जो रॉक्स हैं उनके ऊपर की लेयर खत्म हो चुकी है, क्योंकि हीट की वजह से जो ऊपर की जो लेयर थी वो टूट गई है। सो नेक्स्ट इज फ्रीजिंग एंड थॉविंग। फ्रीजिंग एंड थॉविंग में मतलब स्नोफॉल, फ्रीजिंग एंड थॉविंग मीन्स जो वाटर है वो फ्रीज हो रहा है, फिर थॉइंग हो रही है, फिर मेल्ट हो रही है आइस, तो उसकी वजह से भी जो रॉक्स है वो टूट जाते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज ड्राइंग एंड वेटिंग। रॉक्स है वो बार बार ड्राई हो रहे हैं, फिर एकदम से सूख जा रहे हैं, फिर ड्राई हो रहे हैं। ऐसा क्लाइमेट वहां पर है कि बारिश आ गई है, फिर धूप निकल आई है, फिर बारिश आ गई, तो वहां पर भी डाइंग एंड वेटिंग के प्रोसेस से क्या होती है, वेदरिंग की प्रोसेस होती है। सो दीज आर द फिजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वैदरिंग। बायोलॉजिकल वैदरिंग में मीन्स जो बायोटिक कम्युनिटी होती है उसकी वजह से जब रॉक्स हैं वो टूटना स्टार्ट हो जाए, उन्हें हम बायोलॉजिकल वैदरिंग कहते हैं। जैसे कि छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या जो रोडियंट्स हैं, छोटे छोटे जो क्रिएचर्स हैं वो रॉक्स को खोद रहे हैं, या जो छोटे ऑर्गेनिज्म है वो रॉक्स को तोड़ रहे हैं, उसकी वजह से भी वैदरिंग होती है। या प्लांट्स हैं, उनको प्लांट्स है जो रूट्स बढ़ती जा रही है, जब रूट्स फैलेंगी तो वो भी पत्थरों को तोड़ेंगी, तो उसकी वजह से भी है बायोलॉजिकल वैदरिंग होती है। एंड द लास्ट वन इज केमिकल वैदरिंग। मतलब केमिकल प्रोसेस से जब पत्थर टूट जाएं, जब रॉक्स का टूटना स्टार्ट हो, उसे हम कहते हैं केमिकल वैदरिंग। सो केमिकल प्रोसेस में कुछ टर्म्स हैं, जैसे कार्बोनेशन। कार्बोनेशन मीन्स रिएक्शन बिटवीन कार्बोनेट एंड बायकार्बोनेट मिनरल्स। जो कार्बोनेट एंड बायकार्बोनेट है उनके बीच में जब रिएक्शन होता है उसकी वजह से रॉक्स हैं वो टूटने लगते हैं। रिएक्शन मीन्स जब H2O ऐड हो जाता है मिनरल्स में, तो मिनरल्स है वो एक्सपैंड करने लगते हैं, और एक्सपैंड होने की वजह से वो टूटने लगते हैं। दैट इज द हाइड्रेशन। नेक्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मीन्स जब ऑक्साइड्स हैं वो मिक्स हो जाती हैं रॉक्स के साथ में, तो वो रस्टिंग प्रोसेस, जिन रॉक्स में आयरन होगा वहां पर रस्टिंग प्रोसेस होगी, और रस्टिंग की वजह से वो रॉक्स हैं वो टूटने लगेंगे। दैट इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन। सो these are some chemical weathering. Students, it's all about for this session, and I hope all of you understand organic and exogenic processes and उसकी वजह से कौन से लैंडफॉर्म बनते हैं। So read this chapter from your NCERT book and do your work regularly and be punctual, make your timetable and fix your studying hours and work hard, so you will be success in life. Obey your parents. Best of luck. Thank you.